अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ग्रेड 5 की मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए सीख भी रहे होंगे घर बैठे हुए, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन है, आपके स्कूल्स तो बंद हैं। लेकिन आप इन वीडियोस को लाजमी रेगुलरली देखते रहें ताकि आपकी पढ़ाई का बिल्कुल हर्ज ना हो और आप अच्छे तरीके से मैथ्स को लर्न कर सकें। और जब आपके स्कूल ओपन हो तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, जो कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं तो हम पहले इसको रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे रीड करके कि हम लोगों ने इसमें फाइंड क्या करना है। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो हमारे पास एलसीएम बेस्ड है, यानी कि इसमें हम लोग एलसीएम फाइंड करें। फर्स्ट वाली में हमने एचसीएफ फाइंड किया था, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, विच इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब है अब जो हमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस गिवन होंगे वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके एग्जाम्स होंगे तो वहाँ पर एक्सरसाइज तो मेंशन ही होंगे लेकिन क्वेश्चन मेंशन होंगे। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसको रीड करके फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एचसीएफ के क्वेश्चंस कराए थे, वहाँ मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो वहाँ पर जब ग्रेटेस्ट की वैल्यू बात हो रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही होगी, हाईएस्ट वैल्यू की बात हो रही होगी, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे यहाँ पर हमने एचसीएफ यूज़ करना है। और जिन क्वेश्चंस में हमारे पास मिनिमम, स्मॉलेस्ट या लेस वैल्यू की बात हो रही होगी, वहाँ हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि अब इन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस मैं बहुत इजी मेथड से कराऊंगी ताकि आप लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन which can completely be cut into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter, 85 centimeter without any leftover। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम लेंथ, कम से कम लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है जितने हमारे पास ये रिबन गिवन है, जो कि एक 45 सेंटीमीटर का, एक 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर का। ठीक है, इनको आपने कम से कम एक साइज फाइंड करना है कि सबको इक्वली एक ऐसे साइज हमें मिल जाए जो सबसे छोटे से छोटा हो, जिसको हम इक्वली डिवाइड कर लें और यहाँ पर कोई जो हमारे पास रिबन है वो एक्स्ट्रा ना बचे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम का वर्ड्स है, दैट्स मीन कि हमने यहाँ पर एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप इसको एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हैं या आप इसको एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे दो मेथड सीखे हैं। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में हमारी चॉइस है, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादातर जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो मैं भी आपको इन क्वेश्चंस को एलसीएम बाय डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने एलसीएम का डिवीजन मैथड यूज़ करना है और वो जो मिनिमम लेंथ है वो हमने फाइंड कर लेनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन अब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमने इनका सोल्यूशन भी वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में देना है। यानी कि पहले हमने दो स्टेटमेंट लिख देनी है, एक वो स्टेटमेंट जो हमें गिवन होगी, एक वो स्टेटमेंट जो हमने फाइंड करनी है। जैसे हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है, बहुत उसको लेंथी नहीं बनाना अपने वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, एक वो स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, देन सेकंड वो जो हमें प्रूफ करनी है, हमने फाइंड करनी है। फिर उसके बाद अपना मेथड अप्लाई करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड का और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमने स्टेटमेंट बनाई है वो हमने इस तरह से बनाई है कि लेंथ ऑफ रिबन इनटू पीसेस, यानी कि लेंथ कितनी है रिबन की इनटू पीसेस में 45, 75, 85। हम लोगों ने वो 3 लेंथ लिख ली यहाँ पे जो रिबन्स की हमें गिवन है और उसके साथ हमने सेंटीमीटर मेंशन कर देना है। देन मैंने आपसे कहा था कि हम स्टेटमेंट लिखेंगे गिवन की और एक लिखेंगे प्रूफ की, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है। उसके बाद हमने लिखा है मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन, यानी कि हम लोगों ने इसमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने जो हम लोग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि हम फैक्टराइजेशन का सिंबल बनाते हैं और उसके अंदर अपने 3 नंबर्स लिख लेते हैं जो हमें गिवन होते हैं। 3 गिवन है तो 3, 2 गिवन है तो 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा से उनको सेपरेट करेंगे और उनको जो यहाँ पर फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर टेबल फिक्स करना है, तो हम देख लेंगे कि 45 के वंस के कॉलम में भी 5 आ रहा है, 75 के वंस के कॉलम में भी 5 आ रहा है, 85 के वंस के कॉलम में भी 5 आ रहा है। यानी कि ये नंबर यहाँ तो 2 के टेबल पे आएंगे और अगर 3 के टेबल पे हम चेक करें तो
उसके लिए मेथड ये है, क्योंकि 2 के टेबल पे तो ये नहीं आते, इनके सबके 1 से कॉलम में ऑड नंबर है। 3 के टेबल में मेथड चेक करने का ये है कि हम नंबर्स को प्लस कर लें। 4 को 5 में प्लस करें तो 9 आता है, इसका मतलब है ये भी 3 के टेबल पे आ सकता है। 7 एंड 5 को प्लस करें तो 12 आता है, इसका मतलब ये भी 3 के टेबल पे आ सकता है। 8 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास 13 आता है, यानी कि 85 3 के टेबल पे नहीं आता। देन 45 एंड 75 दोनों आते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे। इसको पहले 3 के टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, कि 3 के टेबल में 3 आता है बट 4 नहीं आता, और 1 इसको दे देंगे 15 बन जाएगा। सिमिलरली 3 के टेबल में 6 आता है बट 7 नहीं आता, तो 1 इसको दे देंगे 15 बन जाएगा। अब हम लिखें पढ़ेंगे इसको 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 85 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल पे नहीं आता। अगर अब हम इनको देखें तो 1 + 5 यानी कि ये सिर्फ 3 के टेबल पे आता है, ये 25 बन गया, ये दोनों को प्लस करें तो 7 आता है, ये 3 के टेबल पे नहीं आता। 85 तो ऑलरेडी नहीं आता, सिर्फ इस 15 को हम सॉल्व कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 25 एज इट इज़ नीचे, 85 एज इट इज़ नीचे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये वहाँ तक नंबर पहुँच गया जहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पे आते हैं, तीनों के तीनों नंबर किसी और टेबल पे नहीं आते, ना 2 पे, ना 3 पे, ना किसी और टेबल पे। अब हम यहाँ पे इसके लिए 5 का टेबल फिक्स करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 85 के लिए हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और यहाँ से 3 आ रहा है रिमेनिंग, तो 3 इसको दे देंगे। अब इसके पास 35 बन गया और ये हमारे पास 5 आ गया, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। देन अगेन हमारे पास 5 और ये 17 है। 17 भी ऑड नंबर है, अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। सबसे पहले हम 5 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे। देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर 1 एज इट इज़ ले आएंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 17 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम 17 का टेबल रीड करेंगे, यहाँ 17 लिखेंगे क्योंकि 17 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता। 1 एज इट इज़, ये वाला 1 एज इट इज़ एंड 17 1 ज़ा 17, ठीक है। अब तीनों 1 आ गए, दैट्स मीन कि कंप्लीट हमारा जो एलसीएम का डिवीजन मेथड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे ये जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, 2 टाइम 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 17। 2 टाइम हमारे पास 3 है, 2 टाइम हमारे पास 5 है एंड एक हमारे पास 17 है। हमने नीचे नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एंड 17 एज इट इज़। इनके मिड में भी हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब हम क्या करेंगे, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर रफर कॉलम बनाया हुआ है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 25 से, इस तरह से। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, 225। अब यहाँ लिखेंगे 225 मल्टीप्लाई बाय 17। अगेन अपने रफर कॉलम में अब हम लोग 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 13 14 सॉरी 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 1 ऐड करेंगे तो 15, ठीक है। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 2 ज़ा 2। अब यहाँ लिखने के बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 5 6 7 8, 2 + 1 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3825, 3825, यानी कि ये वो मिनिमम नंबर है, ये वो नंबर है जिसको अगर हम लोग इतनी लेंथ में रिबन हो, उसको अगर हम 45 75 या 85 सेंटीमीटर के पीसेस में डिवाइड करें तो वहाँ से कोई रिबन का जो नंबर है, कोई रिबन जो है वो लेफ्ट नहीं बचेगा। तो हम यहाँ अपना आंसर लिख देंगे जो हमने ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा है, मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन ऑफ द रिबन इक्वल्स टू 3825, और इसके साथ हम अपना आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एंड इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय। हमने वो स्मॉलेस्ट छोटा सा छोटे नंबर वो हमने फाइंड करना है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, किस पे, 42 पे, 38 पे एंड 16 पे, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि हम लोगों ने अपनी काउंटिंग में से जो काउंटिंग नंबर होते हैं, अनलिमिटेड नंबर होते हैं, 1 2 1
2 3 4 इनके 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इनके अनकाउंटेबल जो हमारे पास काउंटिंग है, उनमें से हमने छोटे से छोटा नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसको अगर हम लोग 42 पे डिवाइड करें, 38 पे डिवाइड करें या 16 पे डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और वहाँ से कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगेन लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का नाम हमारा ऊपर मिनिमम था, यहाँ पर स्मॉलेस्ट है। दैट्स मीन कि हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन केसेस में हम लोग एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, हम एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी होते हैं, हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है, फिर सॉल्व करना होता है, फिर आंसर फाइंड करना होता है, ऑलरेडी 3 स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम लोग उसका डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लें एलसीएम का तो वो और ज़्यादा लेंथी हो जाता है। दोनों मेथड आप कर सकते हैं, वो सिर्फ लेंथी हो जाता है, उससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग एलसीएम का डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप लोग जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पर आप एलसीएम का डिवीजन मेथड ही यूज़ करें, वो बेस्ट होता है। दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट से हमें पता चल गया हमने एलसीएम फाइंड करना है और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से लिख ली है, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, यानी कि जो नंबर हम लोग फाइंड करेंगे वो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय हो किससे, 42 से, 38 से एंड 16 से। ठीक है, ये हमने नंबर लिख लिया कि जो हमारा नंबर आएगा स्मॉलेस्ट नंबर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता हो इन 3 नंबर्स पे। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो जिन पे ये तीनों टेबल अप्लाई करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो मैंने आपके लिए बहुत ईजी स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लें। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपना जो प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी जो डिवीजन मेथड है एलसीएम का, उसका सिंबल बनाएंगे और 3 नंबर्स को उसके अंदर लिख देंगे 42 38 एंड 16, और उसके बाद इसका जो है इसकी फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 42 के वंस में भी 2 है विच इज़ ईवन नंबर, 38 के वंस में भी 8 है विच इज़ ऑल्सो ईवन नंबर है, 16 तो आता ही है 2 के टेबल में, ये है ही ईवन नंबर, और इसका मतलब है इन तीनों नंबर जो है 2 के टेबल पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ 2 का टेबल फिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, कोमा आ जाएगा, इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर 2 बना देंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे, ये 2 रह गया और यहाँ पर 18 बन गया, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। ठीक है, उसके बाद 16 है, 2 8 ज़ा 16। अब 21 भी 2 के टेबल पे नहीं आता, 19 भी नहीं आता, बट 8 आता है, इसके लिए हम 2 का टेबल लिखेंगे, 21 एज इट इज़ नीचे, 19 एज इट इज़ नीचे एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 का टेबल लिखेंगे, 21 एज इट इज़, 19 एज इट इज़ एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 का टेबल लिखेंगे लास्ट टाइम, क्योंकि अब 2 के टेबल पे ये सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली, 19 एज इट इज़ एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अगर हम 21 देखें तो ये 3 के टेबल पे आता है, 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 7 ज़ा 21, देन 19 एज इट इज़ नीचे, 1 एज इट इज़ नीचे। अब स्टूडेंट्स अगर हम 7 को देखें तो 7 ऑड नंबर है जो कि अपने टेबल पे आता है, 19 भी सिमिलरली ऐसा ही ऑड नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। सबसे पहले हम 7 लिख लेंगे, 7 को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 19 एज इट इज़ नीचे और ये वाला 1 नीचे लिख लेंगे। अब 19 को सॉल्व करने के लिए हम 19 का टेबल लिखेंगे, यहाँ 19 आ जाएगा एंड उसके बाद ये वाला 1 एज इट इज़, 19 1 ज़ा 19 और ये वाला 1 भी एज इट इज़ नीचे। ठीक है, अब इसका मतलब है यहाँ तक हमारा जो एलसीएम का डिवीजन मेथड है कंप्लीट सॉल्व हो गया, हमारे सारे फैक्टर्स बन गए। अब नीचे हम फैक्टर्स को लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इक्वल्स का साइन लगाएंगे और ये सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4। आप यहाँ से काउंट कर लेंगे हमारे पास कौन कौन सा फैक्टर है, 1 2 3 4, 4 टाइम हमारे पास 2 है, 1 टाइम 3 है, 1 7 एंड 1 19 है। इसको नीचे लिख लेंगे हम लोग, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 3 है, देन 7 है और उसके बाद 19 है। ठीक है, ये नंबर लिख लिए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई का साइन, 2 2 ज़ा 4, अगेन 3 7 ज़ा 21 एंड लास्ट में 19। ठीक है, अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 मल्टीप्लाई, अब 21 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे बिगर नंबर आएगा, हम इसको अभी एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं और इसके अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब 16 को 21 से मल्टीप्लाई कर लें या 21 को 19 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम यहाँ लिखेंगे रफर और 16 को 21 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड करेंगे तो 3 ऐड कर लेंगे इनको, 336 मल्टीप्लाई बाय 19।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 336 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 19, 9 6 ज़ा 54, 4 यहाँ 5 कैरी, 9 से 27, 28 29 30, 31 32, 3 कैरी, 9 to 27, 28 29 30, ठीक है। 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, इनको ऐड कर लेंगे, 4 देन 8 3 एंड 6, यानी कि 3600 सॉरी 6384, यानी से लिख देंगे इसके सामने 6384, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके लिख लेना है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जिस पे हमारे जो गिवन 3 नंबर्स हैं वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 6384 और इसके सामने आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वो नंबर था जिसको हमने ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा था, जिसके लिए जिसको हमने फाइंड करना था, यहाँ पर हमने उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि लास्ट में जो हमारे पास आंसर आया 6384, ये वो नंबर है जिस पे 42 38 एंड 16 कम्प्लीटली ये नंबर्स पे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वो है द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद लीव द स्टेशन एवरी 25 मिनट्स, यानी कि जो टूर बसेस हैं, जो सैर तफरी के लिए बसेस चल रही हैं बादशाही मस्जिद के लिए, जो जाती है निकलती है स्टेशन से, वो 25 मिनट्स पे निकलती है। फॉर इंटीरियर सिटी एवरी 15 मिनट्स, यानी कि अंदरूनी शहर में जो वो लोगों को सैर करवाती है उसके लिए वो निकलती है 15, एवरी 15, हर 15 मिनट के बाद एक गाड़ी जा रही है, ठीक है। एंड फॉर द जू एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट के बाद एक गाड़ी जू के लिए जा रही है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इफ़ द 3 बसेस लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली एट 11:05 AM, अगर 3 बसें साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक वक्त में अगर वहाँ से निकलें जू में, वो अपने स्टेशन में से, बादशाही मॉल के लिए भी, इंटीरियर सिटी के लिए भी और जू के लिए भी, टाइम क्या फिक्स होगा 11:05 AM, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली, यानी कि हम लोगों ने वो टाइम फाइंड करना है कि इन तीनों के निकलने के बाद, साइमल्टेनियस का मतलब होगा कि एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, यानी कि पहले 25 मिनट्स वाली निकल गई, उसके बाद 15 मिनट्स वाली जाएगी, उसके बाद 30 मिनट्स वाली जाएगी, ये तो टाइम फिक्स हो गया। तो उन्होंने कहा अगर टाइम हो रहा है 11:05 इस टाइम पे, और अगर 25 मिनट्स वाली चली जाती है, देन उसके बाद आप लोगों ने ऐड करना है 15 मिनट्स, वो 15 मिनट्स पे लीव कर जाती है। देन उसके बाद हमारे पास 20 मिनट्स कर जाती है, वो अगर लीव कर जाती है तो आपने बताना है कि उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा अगर ये तीनों की तीनों स्टेशन को लीव कर चुकी होंगी। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक के बाद दूसरी, ठीक है, सीक्वेंस में, इसी टाइम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम के डिवीजन मेथड से हम लोगों ने इन सब का वो एस्टिमेटेड टाइम फाइंड कर लेना है कि सबके जो मिनट्स हैं कैलकुलेटेड एंड पे, वो हमने फाइंड कर लेना है सबसे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे एलसीएम का डिवीजन मेथड। वो हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कि इनके साइमल्टेनियसली निकलने के बाद जो मिनिमम मिनट्स आए हैं टाइम में वो क्या है, वो हमने फाइंड कर लेना है। वहाँ से मिनट्स हमारे पास आ जाएंगे, उन मिनट्स को और उन आवर्स को हम लोग इस 11:05 के अंदर ऐड करेंगे, कितने मज़ीद हम लोगों ने आवर्स वो बसों को लगे वहाँ से स्टेशन को लीव करने में, जाने में। तो उसके बाद हम लोग इस 11:05 में उसको ऐड करेंगे, तो हम बता देंगे कि अब अगर बसेस स्टेशन को लीव कर चुकी हैं साइमल्टेनियसली, तो अब जो है क्या टाइम हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बताएंगे। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से बात क्लियर हो जाएगी कि हम यहाँ पर क्या फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी वो होगी द टूर बसेस लीव द स्टेशन इक्वल्स टू 25 मिनट्स 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स साइमल्टेनियसली निकल रही है, ठीक है। जो टूर बसेस हैं वो स्टेशन को लीव कर रही हैं इतने इतने टाइम के गैप के साथ। उसके बाद है कि बसेस लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली इक्वल्स टू, अब हमारे पास आ गया 11:05 AM, ठीक है। ये आपके पास एल है, टी नहीं है ये, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर वो बसेस लीव कर रही हैं स्टेशन को, तो उस टाइम पे अगर यानी कि फर्स्ट वाली बस
25 मिनट्स पे निकली है। उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम था वो था 11:05 AM। फिर उसके बाद 25 मिनट्स के बाद उसके बाद गैप से 15 मिनट्स के गैप से फिर 30 मिनट्स के गैप से तो ये लीव करती जा रही है स्टेशन को। तो हमने कहा कि उस टाइम पे करंट टाइम था 11:05 AM, ठीक है। अब हमने बताना है बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन एट, कि जब बस ने एक टाइम पे लीव किया तो ये टाइम था, यानी कि आखिरी वाली बस भी चली गई तो 11:05 था। उसके बाद साइमल्टेनियसली मतलब बसेस जो बाहर जा रही हैं, फिर 25 मिनट्स के बाद ये वाली बस गई बादशाही मॉस्क के लिए, फिर 15 मिनट्स के बाद ये वाली बस निकली इंटीरियर के लिए, फिर 30 मिनट्स के बाद ये बस दोबारा से निकली ज़ू के लिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पे 11:05 था, 3 बसेस निकल चुकी हैं, मज़ीद जब 3 बसेस लीव करेंगी स्टेशन को तब क्या टाइम होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर बात समझ आ रही होगी कि 11:05 तक 3 बसेस जा चुकी हैं। देन उसके बाद उनका दोबारा से टाइम फेज स्टार्ट हुआ 11:05 के बाद। अब वो कह रहे हैं जब मज़ीद 3 बसेस स्टेशन को लीव करके चली जाएंगी, अपने अपने टूर पे निकल जाएंगी, देन उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो हमने वो टाइम फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने वो कैलकुलेटेड टाइम फाइंड कर लेना है कि हर बस जो लीव कर रही है तो कितने मिनट्स बनेंगे टोटल इन 3 बसों के स्टेशन को लीव करने के बाद। उन मिनट्स को हम लोग इसके अंदर एडजस्ट करेंगे और हम उसका करंट टाइम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से मिनट सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इन बसेस को लीव करने के बाद हमारे पास कितने टोटल मिनट्स बनते हैं, जितनी देर में ये लीव करके जाती हैं अपने सेंटर को, ठीक है, बस स्टेशन को। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको बाय डिवीजन मेथड से कर लेंगे। सबसे पहले इसके ये 25 भी ऑड है, 15 भी ऑड है, तो ये 30 के वंस में इवन नंबर है, 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 25 एज इट इज़ नीचे, 15 एज इट इज़ नीचे, इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। 2 1s are 2 एंड 2 5 10। अब 15 और 15 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं, 3 का टेबल लिख लेंगे। 25 3 के टेबल पे नहीं आता, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 5s are 15 एंड 3 5s are 15। अब ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल लिख लेंगे। 5 5 से 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5। यहाँ पे 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 1s are 5 और ये दोनों 1 जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब हमारे पास ये 4 नंबर्स आ गए, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 4 नंबर्स हमें वो टोटल मिनट्स देंगे जितने मिनट्स में वो बसें जो हैं 3 बसेस स्टेशन को लीव करके गई। 2 3s are 6 एंड 5 5s are 25, ठीक है। हम अब 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13 14 15, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिल गया 150 मिनट्स, यानी कि जो 3 बसें हैं जो स्टेशन को लीव करके जाएंगी वो 150 मिनट्स में जाएंगी। तो जो करंट टाइम हो रहा था वो हमारे पास था 11:05, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो बसेस लीव करके गई स्टेशन को उस टाइम पे जो करंट टाइम था वो था when buses leave, ठीक है। तो वो टाइम था 11:05 AM, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 150 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, 150 को अगर हम 60 पे डिवाइड करें तो 62s are 120, तो ये आ गया 30। अब इसे हमें डिवाइड करने से क्या पता चला, इस डिवाइड से हमें पता चला कि 2 घंटे एंड 30 मिनट, ठीक है। क्योंकि 150 मिनट्स पूरा बंडल था, इसमें अब हमने ये बताना है कि इसमें घंटे कितने थे और मिनट कितने थे। तो हम लोगों ने इसको 60 पे डिवाइड करना है, क्योंकि पता है हमें कि 1 आवर में 60 मिनट होता है। हमने इसको 60 पे डिवाइड किया तो 62s are 120 आता है, हमने उसको माइनस किया तो 30। अब इसे हमें क्या मिला है कि 2 जो है वो आवर्स हैं और 30 मिनट्स है, यानी कि उसको 3 बसेस को लीव करने में स्टेशन को 2 घंटे और 30 मिनट लगे। अब इसका मतलब है कि अगर 11 में हम लोगों ने 2 आवर्स को प्लस करें, अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन, बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन इक्वल्स टू। देन स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने स्टेटमेंट कंप्लीट लिख ली यहाँ पे। अब हमने कंपेयर करना है कि जैसे हमने 60 पे 150 मिनट्स को, जो हमारा ये आंसर आया था इसको 60 पे हमने डिवाइड किया था, वहाँ से हमें 2 आवर और 30 मिनट्स यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट लगेंगे जब नेक्स्ट टाइम होगा वो बसेस अगर स्टेशन को लीव कर चुकी होंगी। अगर 11 में हम 2 आवर्स ऐड करें तो 11 में अगर हम 2 ऐड करें तो 12 और उसके बाद 1। अगर आपको टाइम देखना आता है ना, 11 के बाद 12 बजते हैं और 12 के बाद 1 बजता है, यानी कि अगर हम 11 में 2 आवर्स ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब करंटली 1 बज रहा है,
ठीक है। अब हम लोगों ने इसको टाइम बताना है कि अब घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर 5 मिनट था, अब 13 मिनट्स उसमें और ऐड करने, तो 30 मिनट 5 में हम ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है। अगर उस टाइम पे 11:05 AM हो रहे थे, और जब हमें पता है कि जब दिन के 12 बजे के बाद का टाइम होता है उसके बाद PM लग जाता है, तो अगर हम लोग 2 घंटे 30 मिनट इस 11:05 में ऐड करेंगे, 11 में 2 ऐड करेंगे यानी कि 2 घंटे ऐड करेंगे, तो 11 के बाद तो हमारे पास वॉच में 12 आता है और 12 के बाद 1 आता है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। और 30 को हम लोगों ने 5 के साथ ऐड कर लिया, 30 में 5 को प्लस करेंगे तो 35, और उसके साथ हम लिख देंगे PM, और ये हमारा आंसर है। अब हम कहेंगे कि जब अगर बसेस जो है लीव कर रही हैं एक दफ़ा, जब सारी बसेस स्टेशन को लेफ्ट कर गई हैं, तो उस टाइम पर टाइम था 11:05 AM। जब दोबारा उनकी सीरीज स्टार्ट हुई, कोई 25 मिनट्स पे लीव कर रहा है, कोई 15 मिनट्स पे स्टेशन को लेफ्ट कर रहा है, कोई 30 मिनट पे स्टेशन को लेफ्ट कर रहा है, और अब दोबारा उनका जो सर्कल कंप्लीट होता है स्टेशन को लेफ्ट करने का, तब करंटली स्टेशन पे क्या टाइम होगा, विच इज़ 1:35 PM। ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बात क्लियर हो गई होगी कि पहले हम लोगों ने एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करके ये 150 मिनट्स फाइंड की, यानी कि कितना टाइम लगा उनको स्टेशन को लीव करने में। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, करंट टाइम एंड बसेस लीव, आप इसको ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं बसेस लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक ही मीनिंग है। उसके बाद हम लोगों ने ये लिखा टाइम, और उसके बाद जो हमने ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा था कि बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन इक्वल्स टू, यानी कि नेक्स्ट टाइम अब एक दफ़ा वो कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा से उनकी सीरीज़ कब स्टार्ट होगी, 11:05 पे स्टार्ट हुई सीरीज़, फिर उसके बाद 1:35 पे स्टार्ट होगी। ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो यहाँ से हमें 150 मिला था उसको हम, ये 150 कंप्लीट मिनट्स थी, ठीक है, हमने उसको 60 पे डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 2 ज़ा 120 होता है। हमने 120 लिखा है, इसको माइनस किया 150 में से 120 को, तो 30 आ गया। इसका मतलब होता है 2 आवर्स और 30 मिनट्स लगे। हम लोगों ने अपने करंट टाइम में ये 2 आवर्स और 30 मिनट्स को एडजस्ट किया, 11 में 2 आवर्स ऐड किए तो 12, और उसके बाद 1 लिख दिया, एंड 30 को हम लोगों ने 5 के अंदर ऐड किया तो 35 आ गया। इसका मतलब है अब जो बसेस दोबारा से स्टार्ट होगा, उनका तीसरा फेज जो स्टार्ट होगा वहाँ पर क्या टाइम होगा, 1:35 होंगे PM में, क्योंकि 12 PM के बाद यानी कि 11:59 AM के बाद जब 12 बजते हैं दिन के, तो PM स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने 1:35 PM लिख देना। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक LCM तक काम कर रहे थे और अपना ये सोल्यूशन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें एडिशनल काम करना था। हमने अपने सोल्यूशन को जो फाइंड किया LCM के डिवीजन मेथड से, उसको हम लोगों ने टाइम के फेज में भी एडजस्ट करना था। तो मैंने इसको 12 क्लियर करने की कोशिश की कि आपको समझ लग जाए कि हमारे पास 11:05 थे, फिर 1:35 कैसे बने, तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो स्टूडेंट्स आप इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वहाँ पर हमारे पास है बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टैक नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं जिनकी जो सेंटीमीटर में लेंथ है वो 22 है, एक बॉक्स, एक 35 सेंटीमीटर का, एक 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसको हम लोगों ने स्टैक करना है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, इस तरह से हमने उसको एक कबर्ड में, जिस तरह और किसी कबर्ड में आप उसको रखेंगे, स्टैक करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उसको रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट, कि हम लोगों के पास ऐसी कौन सी शॉर्टेस्ट हाइट होनी चाहिए पॉसिबल, कि जिसके मुताबिक हमारे पास जो बॉक्सेस हैं सेंटीमीटर में विल बी द सेम हाइट, यानी कि वो इक्वली एडजस्ट हो जाए। वो हमने स्मॉलेस्ट यानी कम से कम जो हाइट है हम लोगों ने वो फाइंड करनी है। ठीक है, कि हमारे पास अगर बॉक्सेस की वो स्पेसिफिक हाइट हो तो वो इक्वली एक दूसरे के ऊपर जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने वो छोटी से छोटी हाइट फाइंड करनी है कि जिसके मुताबिक हम कहेंगे अगर ये हाइट होगी तो ये जो तीनों बॉक्सेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है इजीली फिक्स हो जाएंगे, स्टैक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, वर्ड नज़र आ गया, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट। तो शॉर्टेस्ट के वर्ड ने हमें बता दिया कि यहाँ पर भी आपने LCM यूज़ करना है, LCM का डिवीजन मेथड यूज़ करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, लेकिन आपने यूज़ LCM ही करना है। ठीक है, तो ये हमें वर्ड प्रॉब्लम से ये सोल्यूशन मिल गया। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर्स मिल गए गिवन, और उसके बाद जो हमने रिक्वायर्ड फाइंड करना है वो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट फाइंड करनी है 3 बॉक्सेस की। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपको यहाँ तक स्टेटमेंट समझ आएगा कि स्टेटमेंट हमें डिमांड क्या कर रहे हैं, तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख लेनी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। सोल्यूशन नीचे हमने लिखा बॉक्सेस हैविंग हाइट इक्वल टू 22, 35 एंड 50 सेंटीमीटर। जो बॉक्सेस गिवन थे उनकी हाइट गिवन थी, हमने वो लिख ली। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, यानी कम से कम जो पॉसिबल हाइट है वो कितनी होगी इन 3 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग, हमने वो फाइंड कर लेनी है। उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एलसीएम का डिवीजन मैथड। हम लोगों ने डिवीजन मैथड के लिए प्राइम का वो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मैथड होता है, डिवीजन मैथड का जो सिंबल है हमारे पास, हमने वो यूज़ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब टेबल फिक्स करेंगे। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो 22 है, इसके वंस में 2 है विच इज़ इवन नंबर। 35 के वंस में 5 है, ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल पे नहीं आता। देन 50 के वंस में भी 0 है विच इज़ ऑल्सो इवन नंबर, ये भी 2 के टेबल पे आता है। तो यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करेंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2। 35 नहीं आता, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इस 50 को अरेंज कर लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे और यहाँ पर 5 1 यहाँ लिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता बट 4 आता है। 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। ठीक है, अब ये 35 आ गया, 25 आ गया और 11 आ गया। अब ये तीनों नंबर जो है ना तो 2 के टेबल पे आते हैं ना 3 के आते हैं, बट 35 और 25 5 के टेबल पे आते हैं और 11 जो है वो अपने टेबल पे। सबसे पहले हम 5 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 11 एज इट इज़ नीचे। 5 7s are 35, 5 5s are 25। ठीक है, ये आ गया। दोबारा से हम 5 का टेबल लिखेंगे। 11 7 एंड 5 1s are 5। 7 का टेबल यूज़ करेंगे यहाँ पर 7 को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए। 11 एज इट इज़ नीचे, 7 1s are 7 और ये वाला 1 भी नीचे। उसके बाद यहाँ पर 11 लिखेंगे। 11 1s are 11, ये वाला 1 भी नीचे और ये वाला 1 भी नीचे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये जो कंप्लीट हो गया एलसीएम के डिवीजन मेथड के साथ हमने सारे फैक्टर्स बना लिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स को नीचे लिख लेंगे अपने पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 एंड हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 10 को अगर हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करें तो 35 1s are 35 और साथ में ये 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 11, जो हमने प्रीवियसली सीखा था ना 10 से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करना इजी मेथड से, कि जो भी नंबर होगा उसके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिसके साथ जीरोस होंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 350 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। रफर कॉलम में 350 मल्टीप्लाई बाय 11। 1 0s are 0, 1 5s are 5, 1 3s are 3, 1 0s are 0, 1 5s are 5, 1 3s are 3। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास आ गया 3850। हम यहाँ लिख देंगे 3850। अब इसका मतलब है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट होगी किसी इन 3 बॉक्सेस को एडजस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट इक्वल्स टू 3850 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन को नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 डेज, यानी कि स्टूडेंट्स जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैथ का टेस्ट होता है वो हर 3 डेज के बाद, यानी कि एवरी 3 डेज के बाद उनका मैथ का टेस्ट होता है। इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 डेज और 6 डेज के बाद इंग्लिश का टेस्ट होता है। एंड साइंस टेस्ट आफ्टर एवरी 9 डेज, यानी कि हर 9 डेज के बाद जो है उनका साइंस का टेस्ट होता है। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, अगर तीनों के तीनों टेस्ट आज एक दिन में कंडक्ट हो रहे हैं, फाइंड आउट व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन फिर नेक्स्ट कितने दिनों के बाद, यानी कि अगर आज के दिन तीनों टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, इंग्लिश का, मैथ का भी, इंग्लिश का भी और साइंस का भी, उसके बाद अगले 3 दिन के बाद दोबारा मैथ का होगा, उससे अगले 6 दिन के बाद दोबारा से इसका होगा, इंग्लिश का होगा और उसके 9 डेज़ के बाद दोबारा से जो है वो साइंस का होगा। इसका मतलब है अब इन सारे डेज़ गुजरने के बाद वो डे आएगा जो आज का दिन है, जब तीनों इकट्ठे हो रहे होंगे। तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने डेज़ के बाद दोबारा ये दिन आएगा जब तीनों के तीनों टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमने वो डे फाइंड करना है। फाइंड आउट व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे, कि कितने दिन के बाद वो दिन आएगा जब तीनों के तीनों टेस्ट जो है वो एक दिन कंडक्ट हो रहे होंगे जैसे कि आज हो रहे हैं। ठीक है,
तो इसके लिए भी हम लोग एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट कितने दिनों के बाद वो दिन आएगा जब तीनों के तीनों टेस्ट जो है एक ही दिन में कंडक्ट हो रहे होंगे, यानी एक ही दिन में हो रहे होंगे, जैसे कि आज हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर हमें डिफरेंट नंबर्स बता दिए, 3 डेज, 6 डेज एंड 9 डेज। ठीक है, इन 3 नंबर्स को हम यूज़ करते हुए वो नंबर फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट हम बताएंगे कितने डेज़ के बाद दोबारा से वो दिन आएगा, जैसे आज का दिन है, कि तीनों टेस्ट एक ही दिन में हो रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की हमने लिखा मैथमेटिक टेस्ट आफ्टर 3 डेज, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर 6 डेज एंड साइंस टेस्ट आफ्टर 9 डेज। यानी कि जो 3 नंबर्स हमें गिवन है 3, 6 एंड 9, उनको हम लिख लिया कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट कितने डेज के बाद होगा। ठीक है, ये वो था जो हमें गिवन था। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर ये फाइंड करना है कि 3 टेस्ट बी कंडक्टेड, यानी कि जो 3 टेस्ट हैं कंडक्ट होंगे नेक्स्ट ऑन द सेम डे। तो नेक्स्ट आफ्टर सेम डे का मतलब है कितने दिनों के बाद दोबारा से ये उसी सेम डे पे कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर हाउ मैनी डेज। ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, या हम कहेंगे 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे। तो इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि कितने डेज के बाद। इसको मैंने आपके लिए एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर मैं लिख दिया कि 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे आफ्टर इक्वल्स टू डैश डे। यानी कि आफ्टर कितने डेज के बाद जो है वो उस फिक्स डे पे, यानी आफ्टर कितने दिनों के बाद जो है वो तीनों टेस्ट एक ही डे पे कंडक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो एलसीएम का डिवीजन मेथड है उसको यहाँ पर सिंबल बना लिया, इसको यहाँ पर नंबर्स को लिख दिया। यहाँ पर 3, 6 एंड 9 है। 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमें लिखेंगे 2 3 ज़ा 6 और 3 एज इट इज़, नीचे 9 इज। अब ये जो तीनों नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल पे आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। उसके बाद हम इसको लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, तो ये यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया। 2 3 3 हमारे पास आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब हम अपना आंसर लिख देंगे कि 3 tests be conducted next on the same day after how many days, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया था, इक्वल टू आफ्टर, ये हमारा सोल्यूशन है 18 डेज, कि 18 दिनों के बाद वो सेम डे आएगा जो आज है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो तीनों टेस्ट एक ही दिन में कंडक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बार बार इसे एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं और क्यों फाइंड कर रहे हैं। हम स्टेटमेंट को देखते हुए अपना सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ईजी मेथड से समझाने की और करवाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो अपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर बनने वाली ग्रेड 5 की जो डिफरेंट मैथ्स की वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप घर बैठ के सेफ अपने एनवायरनमेंट में जो है ना मैथ को सीखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।